सरकार किसानों की बात सुनने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि लिखित समझौते का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। अगर कानून में है तो आप अधिकार से मांगोगे और इससे किसान बंधक होगा, मंडी बंद हो जाएगी। गरीब को, अमीर को, मजदूर को, किसान को, सबको खतरा है। एक भी नहीं टूटा है, एक भी संगठन टूट के नरेंद्र तोमर से बात करने नहीं गया है। अगर ये लड़ाई ना जीता तो अगले 20 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन नहीं होगा। ये निर्णायक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है और जीत कर ही उठेंगे। सूबे की गहलोत सरकार अब किसानों के मामलात पर सड़कों का रुख करने की योजना बना चुकी है और सरकार के मंत्री और विधायक पहले से ही गांव-गांव घूमकर केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। इसी क्रम में रोचक तस्वीर पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह के क्षेत्र डीग से निकल कर आई, जहां गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना और विश्वेंद्र सिंह एक साथ एक मंच पर नजर आए। सूबे की आवाम ने ऐसी सियासी तस्वीर अरसे बाद देखी थी तो सुर्खियां बन गई। खैर, इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए गहलोत सरकार के मंत्री और विधायक ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और हठधर्मिता अपनाने का आरोप भी लगाया। खास बात तो ये है कि ये रोचक तस्वीर विश्वेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर खुद साझा की है। वहीं दूसरी ओर किसानों के तेज होते आंदोलन के बीच द फैक्ट इंडिया की टीम राजस्थान दिल्ली को जोड़ने वाली सीमा यानी शाजापुर बॉर्डर पहुंची, जहां सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने द फैक्ट इंडिया से खास बात की और कहा कि केंद्र की सरकार उद्योगपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए ये कानूनों को लाना चाहती है। साथ ही इस दौरान योगेंद्र यादव ने असली और नकली किसानों की पहचान भी करवाई। राजस्थान दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए किसानों के बीच आज फिर से पहुंचे हैं योगेंद्र यादव जी, जो हमसे खास बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, लगातार कई दौर की वार्ता हुई सरकार और किसानों के बीच, लेकिन बेनतीजा रही। आखिर पेच कहाँ पे फंस रहा है? अभी तो पेच ये है कि सरकार किसानों की बात सुनने को ही तैयार नहीं है। सरकार ये भी तय करती है कि उसे क्या बोलना है और सरकार ये भी तय करना चाहती है कि किसान क्या बोलेंगे। किसान पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें इन 3 कानूनों को रद्द करवाना है। सरकार कहती है कि किसान कह रहे हैं कि संशोधन चाहिए और हम संशोधन मान लेते हैं। किसान कह रहा है कि भाई मैंने तो कहा ही नहीं है। तो असली पेच ये है कि सरकार किसान को सुनना ही नहीं चाहती और ये वार्ता का बार बार नाटक होता है ताकि सुप्रीम कोर्ट को जाके बताएं जी हम वार्ता कर रहे हैं। इससे अधिक कोई इरादा नहीं है इसका। लेकिन जो संशोधन की बात कही जा रही है, एमएसपी पे जहाँ पे पेच फंसा हुआ है, सरकार कह रही वो लिखित में समझौता करने के लिए तैयार है। तो फिर लिखित में समझौता क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या इससे किसानों को नुकसान है? क्योंकि लिखित समझौते का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। आप जाइएगा एपीएमसी में, मेरा बाजरा 2150 में नहीं बिक रहा, 1300 में मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने लिखित वायदा किया था तो वो कहेंगे भैया जाके प्रधानमंत्री से ले लो। अगर कानून में है तो आप अधिकार से मांगोगे, आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, कहोगे मेरा कानूनी हक है। यही बात नरेंद्र मोदी जी ने खुद 2011 में कही थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी रहेगी, मैं आपको विश्वास देता हूं, हम कहते हैं आप कानून में लिख दो ना, क्या दिक्कत है? योगेंद्र यादव जी, चूंकि आप बेहद करीबी से चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं, इस वजह से मैं चाहता हूं कि ये जो कानून पास किए गए हैं अध्यादेश लाकर, इनके 3 बड़े नुकसान बता दीजिए। एक बड़ा नुकसान बता देता हूं, वो ये कि ये तीनों कानून कुल मिला के भारत की खेती को किसान के हाथ से निकालकर कंपनियों के हाथ में देने के लिए बने हैं। इसलिए ये तीनों कानून किसान के लिए बने ही नहीं हैं, ये कंपनियों के हित के लिए बने हैं और इससे किसान बंधक होगा, मंडी बंद हो जाएगी 2-3 साल में, पहले साल में नहीं, 2-3 साल बाद मंडी बंद हो जाएगी। मंडी ठप हो गई तो एमएसपी कहाँ मिलेगा? कोई अडानी अंबानी की मंडी में एमएसपी मिलेगा? हमारे को एमएसपी नहीं मिलेगा
और अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो देर सवेर राशन की दुकान में राशन कहाँ से मिलेगा। तो गरीब को, अमीर को, मजदूर को, किसान को, सबको खतरा है। ये भारत की खेती को कंपनियों के हाथ में देने की कोशिश है। अमेरिका, इंग्लैंड में तो चल जाता है, वहाँ 100 में से सिर्फ 3 लोग खेती करते हैं, यहाँ 100 में से 60 लोग खेती करते हैं, बाकी 57 लोगों का क्या होगा। इसलिए हम इस कानून का विरोध करते हैं। ज़्यादातर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जो भी किसान यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, असली किसान खेती पे लगा हुआ है। आप ऐसा कीजिए, अपना कैमरा पलटिए, ये किसान हैं कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, कहाँ से हो आप? सीकर से। सीकर से, हाँ। करते हो जी? खेती करते हैं जी। खेती करते हो। आप कहाँ से? खेती सीकर से हूँ मैं, खाटू श्याम जी से। हाँ जी। आप हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती करते हो जी। लो, मेरे को हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है, देखो आपको मैंने दिखा दिए, और मैंने इन्हें बुला के नहीं इकट्ठा किया था, संयोग से आ गए थे। आप ऐसा करो, यहाँ पे जाके घूम लो, और आप, पत्रकारिता का धर्म है कि आपको जो मिले, अगर आपको सारे दलाल मिलें, बिचौलिए मिले, खुल के बोलो, आंदोलन किसानों का नहीं है, बिचौलियों का है। अगर किसान मिलें तो भाई हिम्मत से बोलो, किसान है और सरकार झूठ बोल रही है। योगेंद्र जी यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं किसानों को दो फाड़ करने की कोशिशें की जा रही है? क्योंकि कई किसान नेताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर उन्हें समर्थन भी दे दिया। बेचारों ने कोशिश कर ली, कामयाब ना हुई। 400 से ज़्यादा संगठनों ने कॉल दिया था देश के, दिल्ली चलो का। इतनी कोशिश के बाद उन 400 में से एक भी नहीं टूटा है, एक भी संगठन टूट के नरेंद्र तोमर से बात करने नहीं गया है। तो ये कौन लोग बात कर रहे हैं? जिनका पड़ोसी उनको नहीं जानता, उसको राष्ट्रीय किसान नेता बता रहे हैं। दिल्ली में किसी भी आदमी को पकड़ रहे हैं, भाई तेरा लेटर हेड छपवा देंगे, तेरा विजिटिंग कार्ड बनवा देंगे, तो किसान नेता बन जा, तुम तोमर जी से जाके बात कर ले। आप पत्रकार हो, मुझे बताओ एक संगठन का नाम जो 1000 लोगों को ज़मीन पे खड़ा कर सकता हो, सिर्फ 1000 किसान को, ज़्यादा नहीं, और जो जाके नरेंद्र तोमर से मिला हो। खुद इनके घर का राष्ट्रीय भारतीय किसान संघ, ये तो आरएसएस का अपना है ना, वो इस 3 कानूनों का विरोध में खड़ा हुआ था। तो बताइए कौन है इनके साथ? सच्चाई है, बेचारों की ये चली नहीं है, इसलिए बौखलाए हुए हैं, दिन रात उटपटांग बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं किसान नहीं है, कभी कहते हैं कांग्रेस के हैं, कभी कहते हैं खालिस्तानी, कभी कहते हैं आतंकवादी, अब कहते हैं कम्युनिस्ट। कब तक ये ड्रामा करोगे? किसान से बात, भाई किसान आज आपके दरवाजे पे खड़ा है, कितने दिन तक आप झूठ बोलोगे कि किसान नहीं कोई और खड़ा है? अब तो बात शुरू करो। योगेंद्र जी, यदि बातचीत अभी जो होने वाली है, यदि उस पर भी बात नहीं बन पाती है, तो आगे की क्या रूपरेखा आपने बनाई है? किसानों की ओर से फिर कैसे आंदोलन तेज किया जाएगा? आंदोलन को राष्ट्रव्यापी किया जाएगा। इस समय देश के कोई 150 जिलों में धरना चल रहा है। हमारा प्लान ये है कि अगर कल की वार्ता में कुछ कॉन्क्रीट नहीं निकलता तो अगले 2 सप्ताह में 150 के बजाय 600 जिलों पे इसको लेके जाएंगे। अलग अलग प्रदेशों में रैलियां होंगी, क्योंकि इन्होंने पंजाब और हरियाणा तो अब मान लिया कि यहाँ पे थी। पहले कहते थे सिर्फ पंजाब का है, फिर कहा सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है। आप शाहजहाँपुर में खड़े हैं, राजस्थान का भी है, यहाँ गुजरात भी है, यहाँ महाराष्ट्र भी है। आज सुबह आंध्र प्रदेश वाले कल सुबह आए, कर्नाटका वाले आने वाले हैं। तो इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना है, क्योंकि पूरे देश में भावना है, लेकिन दिल्ली तक कैसे आए? ट्रेन तो चल नहीं रही है। तो इस आंदोलन को हम राष्ट्रव्यापी बनाएंगे, आंदोलन को और गहरा बनाएंगे, और देश भर के किसानों से अपील करेंगे कि हर घर से एक किसान, कम से कम एक बच्चा बच्ची, एक व्यक्ति इस आंदोलन में आए, क्योंकि ये किसान के अस्तित्व का आंदोलन है, किसान की आने वाली पीढ़ी का आंदोलन है। अगर ये लड़ाई किसान जीता तो 20 और दरवाजे खुलेंगे, अगर ये लड़ाई ना जीता तो अगले 20 साल तक इस देश में कोई किसान आंदोलन नहीं होगा। ये निर्णायक लड़ाई है, आर पार की लड़ाई है, और जीत कर ही उठेंगे। तो ये थे योगेंद्र यादव, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये जो लड़ाई है ये निर्णायक हो चुकी है, और यदि सरकार और किसानों के बीच